हे दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। और आज हम देखेंगे कैसे आप हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली ये टॉपिक है इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट का। तो बेसिकली हम पहले जान लेते हैं कि हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन की ज़रूरत क्या है। तो बेसिकली कोई भी इमेज रहे उसको हम जब रॉ शूट करते हैं और क्लिक करते हैं तो बेसिकली इमेज को एक पिक्सल इंटेंसिटी के फॉर्म में देखा जाता है। अगर उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम यूज़ करते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बेसिकली शो करता है कि उसकी कितने पिक्सल्स कितने इंटेंसिटी पे ग्लो कर रहे हैं इन अ क्यूमुलेटिव वे। सो इसी को यूज करके हम एक इमेज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इक्विलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो कभी भी हम कोई रैंडम फोटो क्लिक करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो हर वक्त परफेक्ट ही आएगा, और ऑलमोस्ट कभी भी परफेक्ट नहीं आता है। सो उसे परफेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि कभी कभी कोई इंटेंसिटी एकदम हाई होती है, कोई इंटेंसिटी एकदम लो होती है, तो उस केस में हमें इक्वलाइजेशन परफॉर्म करना पड़ता है ताकि सब इंटेंसिटीज एक बेसिकली नॉर्मलाइज्ड हो जाए एक पर्टिकुलर रेंज में। सो इसलिए हमें एक हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन परफॉर्म करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन बेसिकली न्यूमेरिकल्स में आता है और ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के लिए आता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली इस कंसेप्ट में दो टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आइदर कि आपको इंटेंसिटी लेवल्स गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इंटेंसिटीज आर गिवन। और सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम में आएगा कि आपको सिर्फ एक सिंपल मैट्रिक्स दिया रहेगा जिसमें अलग अलग पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यूज दी रहेंगी और आपको खुद को उनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, और रिस्पेक्टिव उनके जो भी पिक्सल साइज है और जो भी आपका रेजोल्यूशन साइज है आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे दो टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बेसिकली एक बार आप फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद की प्रोसीजर एक्जैक्टली सेम है, जिसमें आपको टेबल प्लॉट करना पड़ता है जिसमें आपकी वैल्यूज कैलकुलेट होगी। तो हम सेकेंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे जिसमें आपको एक गिवन मैट्रिक्स रहेगा और उसके ऊपर से आपको एक हिस्टोग्राम नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करना है। सो बेसिकली ये है गिवन क्वेश्चन। इसमें सिर्फ एक आपको सिंपली एक मैट्रिक्स गिवन होगा जिसमें ये जो वैल्यूज है ये करस्पॉन्डिंग पिक्सल्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटीज। तो इसमें बेसिकली आपको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा कितने इंटेंसिटी लेवल्स है, उसके बाद कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स है, उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो ये सब इस क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमें कुछ चीजें लगती है, जैसे कि एल रहता है जो कि है नंबर ऑफ इंटेंसिटी लेवल्स। ओके, उसके बाद होता है m इंटू एन जो कि रहता है नंबर ऑफ पिक्सल्स, मतलब रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑफ पिक्सल्स, या फिर आप रेजोल्यूशन बोल सकते हैं। तो आपको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और इन दोनों को यूज करके हम बाकी का टेबल प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले एल की वैल्यू निकालते हैं। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको पूरे मैट्रिक्स में सबसे हाईएस्ट नंबर देखना है कि कौन सा है। तो इस पूरे मैट्रिक्स में सबसे हाईएस्ट नंबर है 5। तो 5 जो रहेगा हमारी हाईएस्ट इंटेंसिटी वैल्यूज है। तो 5 को अगर हम बाइनरी इक्विवेलेंट में डिनोट करेंगे तो 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 101। ओके, सो 101 मतलब ये हो गया 2 to the power 3। 2 to the power 3 मतलब टोटल होंगी 8 लेवल्स ऑफ इंटेंसिटीज। सो हमारे एल की वैल्यू निकल गई 8। अगर यहाँ पे 8 होती हाईएस्ट वैल्यू तो 2 to the power 4 आया रहता। उस केस में 16 इंटेंसिटी वैल्यूज है, मतलब एल की वैल्यू 16 हुई रहती। सो इस केस में 5 है जिसके इक्विवेलेंट 101 है। तो इस हिसाब से 3 बिट्स हुए तो 2 to the power 3 इक्वल्स 8 इंटेंसिटी लेवल। सो एल की वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद m इंटू एन की वैल्यू चाहिए, मतलब टोटल रेजोल्यूशन क्या है इमेज का। तो अगर आप सिंपली अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 कॉलम्स है और 5 रोज है। तो 5 इंटू 5 25। सो अभी हम ये बोल सकते कि ये पूरी इमेज का साइज है 25 पिक्सल्स, या फिर रेजोल्यूशन है 25 पिक्सल, और एक इंडिविजुअल पिक्सल 3 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी इंटेंसिटी वैल्यू को। ओके, तो सबसे पहले अभी हमें एक टेबल प्लॉट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर के कॉलम्स लिख देते। तो फर्स्ट कॉलम रहेगा आर के, उसके बाद आता है पी के, उसके बाद पी के बाय एम इंटू एन, उसके बाद आता है सी डी एफ एल -1 मल्टीप्लाइड बाय सी डी एफ और एस के। तो बेसिकली इनके एक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। आर के मतलब हमारी इंटेंसिटी वैल्यूज, पी के मतलब उनकी प्रोबेबिलिटीज, पी के अपॉन एम एन मतलब इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटीज रहेंगी हर एक पिक्सल, मतलब इंटेंसिटी लेवल के करस्पॉन्डिंग जो पिक्सल रहेगी उनकी वैल्यूज। सी डी एफ मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रीक्वेंसी इन सब कैलकुलेटेड वैल्यूज की। उसके बाद एल -1 मतलब हम सिर्फ नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए रहेगा, और जो एस के जो रहेगा वो फाइनल वैल्यूज रहेंगी जो नॉर्मलाइज होने के बाद मतलब इन पर्टिकुलर इंटेंसिटी लेवल के लिए कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज वैल्यू रहेगी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले कॉलम में हम सिंपली करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी वैल्यूज लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 8 है एल की, तो 0 to 7 तक जाएगा। अगर यहाँ पे 16 हुई रहती तो 0 to 15 गया रहता। ओके,
अब यहाँ पे पीके में हमें एक्चुअली इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखना है, तो फॉर इंटेंसिटी 0 यहाँ पे 0 कितने बार अकर हुआ है, तो यहाँ पे एक भी बार नहीं है, तो पीके की वैल्यू यहाँ पे 0 के लिए 0 हो गई। 1 कितने बार है, एक भी बार नहीं, 0। 2 कितने बार है, एक भी बार नहीं है, 0। 3 कितने बार है, तो यहाँ पे 3 अभी अकर हो रहा है, तो हमें सिंपली मैन्युअली काउंट करना है कितने बार 3 अकर हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स अकर हुआ है, तो हम सिंपली यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद 4 को काउंट करेंगे, तो 4 कितने बार अकर हुआ है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम्स अकर हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 14। 5 कितने बार अकर हुआ है, तो 1 2 3 4 टाइम्स अकर हुआ है। उसके बाद 6 कितने बार अकर हुआ है, एक भी बार नहीं। 7 कितने बार अकर हुआ, एक भी बार नहीं। तो ये हमारा बेसिकली प्रोबेबिलिटीज आ गई इन पर्टिकुलर इंटेंसिटी लेवल्स के हिसाब से। ओके, तो हमें अभी पीके बाय एमएन निकालना है, तो एमएन की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो बेसिकली हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो आप सिंपली कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास होगा तो सिंपली आप पुट कीजिए एक वैल्यूज को, तो 0/25 ऑब्वियसली ये इतनी वैल्यूज तो 0 ही आएगी, क्योंकि 0/एनीथिंग इज 0, तो ये 3 वैल्यू 0 हो गई, ये 2 भी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट 0 हो गई। हमें सिर्फ ये 3 वैल्यूज कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर केस में, बट अगर आपका इन्फॉर्मेशन अलग होगी तो आपको यहाँ पे भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो सिंपली हम करेंगे 6 डिवाइड बाय 25, तो ये वैल्यू होती है 0.24। हमें हमेशा 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वैल्यू एस्टिमेट करके यहाँ पे लिखनी पड़ती है। ओके, सो आफ्टर कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यूज हमें मिली हुई है। अब यहाँ पे एक चेंज होगा जो हमें सीडीएफ जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको समझेगा, ठीक है। तो सीडीएफ में बेसिकली क्या करेंगे, हम हर एक वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू के साथ ऐड कर जाएंगे ताकि आखिर में हमें पूरे इसकी सम मिले। ओके, तो पूरे प्रोबेबिलिटीज की सम मिले। तो बेसिकली 0 + 0 इसकी जो सम आएगी वो इसके साथ ऐड करेंगे, इसकी सम इसके साथ ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करते करते हम एंडिंग में एक्चुअली 1.0 ये आंसर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा तो हमें यहाँ पे फिर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे या फिर अप्रोक्सीमेशन चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ तक तो 0 ही आएगा, तो 0 0 0, फिर 0.24 होगा तो 0 + 0.24, तो 0.24 ही आएगा यहाँ पे भी। अब 0.24 + 0.56, 0.24 + 0.56 0.8, तो यहाँ पे इन दोनों की एडिशन आई गई 0.8। ओके, तो अब 0.8 प्लस 0.16, तो ये आता है 0.96। तो अब 0.96 आएगा, प्लस 2 बार 0 होंगे, तो यहाँ पे 1 नहीं है कि 0.96 आएगा, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमें यहाँ पे हमेशा 1 चाहिए, 1.0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहनी चाहिए एट द एंड। इसलिए हमें यहाँ पे इसकी एस्टिमेशन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ तक तो वैल्यूज ठीक है, बट यहाँ पे हमें कितनी कम पड़ रही, 0.8 है, तो हमें 1 करने के लिए चाहिए 0.2, तो हम 0.16 को सिंपली अप्रोक्सीमेट कर लेंगे 0.2 में। तो इसको अगर हम 0.2 कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे सिंपली मिल जाएगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमें ये जरूरी नहीं कि इस केस में 0.16 को 2 करना पड़ रहा है, बट आपके केस में अगर मल्टीपल डेसिमल्स में आएंगे तो आपको उसको प्रॉपरली, मतलब एक इंटेलिजेंट वे में आपको उसको एस्टिमेट करना है, ताकि आपका इधर सम पूरी 1.0 आ जाए। अब यहाँ पे अभी सम करेंगे तो 1.0, यहाँ पे अभी सम करेंगे तो 1.0, तो ऐसे ये सीडीएफ की वैल्यूज बनेगी। सीडीएफ बेसिकली हर प्रीवियस प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को ऐड करके हमें आगे की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और आखिरी में हमें 1.0 मिलना चाहिए। इस हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज उसकी एस्टिमेट्स चेंज कर सकते हैं। मोस्टली ये अप्रोक्सीमेट आती है, बट अभी कैसे, जैसे इस केस में एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी, वैसे आपको करना पड़ सकता है। अब हम सिंपली L-1 इंटू CDF करें, तो L की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो L-1 हो गई 7 इंटू CDF, तो इंडिविजुअल हर इन वैल्यूज के साथ हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0 इंटू 7 0 ही होगा। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज तो 0 ही हो जाएगी, और ये जो 3 वैल्यूज यहाँ पे हमें सिंपली 7 ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है 0.24 इंटू 7, तो वैल्यू आती है 1.68। ओके, और 0.8 इंटू 7 वैल्यू आती है 5.6। ओके, तो ये हमारी L-1 इंटू CDF भी आ गई। सिंपली हमें इस वैल्यू को L-1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ये कॉलम भी मिल जाएगा। अब हमें एस के निकालना है, तो एस के सिंपली बेसिकली हमें ये जो वैल्यूज गिवन है इनको सिर्फ हमें एस्टिमेट करना है, आइदर अ फ्लोर वैल्यू और अ सीलिंग वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे तो 0 का तो 0 ही होगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब बात आती है 1.68, तो 1.68 मतलब 1.5 से अबव है, तो ये 2 को राउंड ऑफ हो जाएगा पूरा।
तो ये 2 हो गया। अगर 1.5 से ये वैल्यू कम रहती थी तो हम यहाँ पे सिंपली 1 लिखा रहता। 5.6 है तो अगर 5.5 से बड़ी वैल्यू है तो हमें इसको सिंपली लिखना पड़ेगा 6। अगर 5.5 से कम होती तो हम 5 लिख देते थे। और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ही नहीं, तो 7 7 7। तो बेसिकली ये है हमारी फाइनल एसके की वैल्यूज। तो बेसिकली ये एसके की वैल्यूज नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है या फिर इक्वलाइज्ड वैल्यू है फॉर दिस गिवन मैट्रिक्स। तो हमें सिंपली ये मैट्रिक्स को अपडेट करना पड़ेगा। कैसे कि जहां पे भी 4 लिखा रहेगा वहां पे हम 6 से रिप्लेस करेंगे, 3 लिखा हुआ तो 2 से रिप्लेस करेंगे, और 5 6 7 के लिए हम 7 से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे हम रिप्लेस करेंगे हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा जो कि रहेगा हिस्टोग्राम इक्वलाइज्ड मैट्रिक्स। अगर हमें उसको हिस्टोग्राम पे फॉर्म में प्लॉट भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको सिंपली एक हिस्टोग्राम बनाना है ऐसे। यहाँ पे नीचे रहेगी पूरी इंटेंसिटी वैल्यूज जो कि है आर के, और यहाँ पे रहेंगी पूरी इनकी एस के की वैल्यूज। तो ये रहेगा हिस्टोग्राम जो भी आप बनाना चाहते हैं वैसे आप यहाँ पे प्लॉट भी कर सकते हैं। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या फिर पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।